हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। कल के क्लास में हमने एक नया टॉपिक प्रारंभ किया था, अन्य जन आंदोलन। तो उस टॉपिक में हमने केवल 4 विद्रोहों के विषय में चर्चा किया था, जिसमें नील विद्रोह हो गया, बहावी विद्रोह हो गया, कोका विद्रोह हो गया और पागलपंथी विद्रोह के विषय में कल हमने आपसे चर्चा की थी। तो उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के क्लास में कुछ अन्य टॉपिक शेष हैं जिनके विषय में चर्चा की जाएगी, जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो भी टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए जो है इनको बताने से पहले, कल हमने जैसे कि आपसे चर्चा किया था कि ये जो भी विद्रोह हुए हैं इनके पीछे कहीं ना कहीं ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की नीतियां जिम्मेदार रही हैं। यह औपनिवेशिक शासन की नीतियां विभिन्न रूपों में दिखाई पड़ती हैं। जैसे बढ़ते हुए भू राजस्व के कारण विद्रोह हुए हैं, अंग्रेजों द्वारा वन कानूनों में सुधार लाने के कारण, नए नए वन कानूनों को बनाने के कारण विद्रोह हुए हैं। यहाँ के आदिवासियों के रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के कारण भी विद्रोह हुआ है। इसके अतिरिक्त यहाँ के जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ भी विद्रोह हुए हैं। ये जमींदार साहूकार कौन थे? ये एक प्रकार से ब्रिटिश शासन के एजेंट के रूप में काम करते थे। ते भी इनके द्वारा भी यहाँ के किसानों और आदिवासियों पर बहुत ज़्यादा शोषण किया गया है, जिनके खिलाफ विद्रोह समय समय पर भारत के अन्य क्षेत्रों में देखने को मिलते थे। तो आइए हम शुरुआत कर रहे हैं फराजी आंदोलन से। फराजी आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, ये कौन थे? तो फराजी आंदोलन बंगाल के फरीदपुर जिला है, वहाँ से प्रारंभ हुआ था। इसका जो नेतृत्व प्रदान किया था वो हाजी शरीयतुल्लाह थे। ये एक संप्रदाय के अनुयायी थे। इनका उद्देश्य था धार्मिक, सामाजिक और राजनीति में आमूल परिवर्तन करना। बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व दादू मियाँ के हाथ में आता है और ये आंदोलन बाद में दबा दिया जाता है। इस आंदोलन को जो चरित्र था वो बहावी आंदोलन के चरित्र से काफ़ी मिलता जुलता था। बाद में यह आंदोलन बहावी आंदोलन में सम्मिलित हो जाता है और ये आंदोलन इस 1860 तक, 1838 से 1860 ईस्वी तक चला। बाद में बहावी आंदोलन में सम्मिलित हो जाता है। फिर आते हम लोग गडकरी विद्रोह के विषय में चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, महाराष्ट्र के कोल्हापुर क्षेत्र से। ये महाराष्ट्र का कोल्हापुर क्षेत्र है। ये कौन थे? ये मराठों के किलों में काम करने वाले वंशानुगत कर्मचारी थे, गडकरी लोग। तो इनके साथ भी यही हुआ कि इनको जो जमीन मिले थे, इनको मराठों की तरफ से इनको अपने जमीन पे कार्य करने की पूरी तरीके से स्वतंत्रता थी। लेकिन बाद में हुआ क्या कि इनके भू राजस्व को बढ़ा दिया गया ब्रिटिश शासन द्वारा, जिसके खिलाफ इनमें काफ़ी असंतोष व्याप्त हो गया और इन्होंने विद्रोह किया। बाद में इस विद्रोह को भी दबा दिया गया। अब आते हम लोग खोंद विद्रोह की चर्चा करते हैं। खोंद विद्रोह 1837 से 1856 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। खोंद लोग आदिवासी प्रवृत्ति के थे और ये स्वतंत्र प्रवृत्ति के माने जाते थे। तो इनका जो नेतृत्व था वो चक्र बिसोई ने किया था। देखिए, खोंद विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिसोई ने किया था। ये विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध था। इस पे ब्रिटिश सरकार द्वारा मरिया पर प्रतिबंध और नए करों का आरोपण लगाया गया। मरिया क्या था? इन आदिवासियों में मरिया एक प्रथा थी जिसमें मानव बल दिया जाता था। तो इस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे इनमें काफ़ी असंतोष व्याप्त हो गया। और दूसरा, जो ये लोग स्वतंत्र प्रवृत्ति के थे तो इनकी ज़मीनों पे अपने ज़मीनों के स्वतंत्र मालिक थे। तो इनको क्या किया, ब्रिटिश शासन द्वारा धीरे धीरे इनके ज़मीनों पे जो है अपना प्रभाव करके इनको कर देने के लिए बाध्य किया गया। तो जिससे इनमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ काफ़ी असंतोष व्याप्त हो गया और इन्होंने जो है विद्रोह कर दिया। इनका विद्रोह इतना भयानक, इतना व्यापक था कि ब्रिटिश सरकार को एक रेजिमेंट बनानी पड़ी, जिसको मरिया रेजिमेंट कहते हैं। देखिए, ये मरिया रेजिमेंट का गठन किया गया इनके विद्रोह को दबाने के लिए और बाद में इस विद्रोह को दबा दिया गया। इस विद्रोह का प्रसार देखते हैं तो तमिलनाडु, बंगाल और मध्य भारत के क्षेत्रों में ये देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है कोल विद्रोह के विषय में चर्चा करते हैं। कोल विद्रोह 1831 और 1832 ईस्वी में देखने को मिलता है।
इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो बुद्धो भगत थे, ये भी आदिवासी थे। और ये विद्रोह 1848 ईस्वी तक चलता रहता है। देखिए, आदिवासी विद्रोह की चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। आदिवासी विद्रोह के विषय में आपसे हम कुछ बातें बता देना चाहते हैं कि एक इतिहासकार थे कुंवर सुरेश सिंह। इन्होंने आदिवासी विद्रोह को के चरित्र को 3 चरित्रों को देखा था, 3 चरित्रों में अध्ययन किया। इनका कहना था कि 1795 ईस्वी से 1860 ईस्वी के बीच में जो आदिवासी आंदोलन हुए हैं, उनका चरित्र अलग था। क्या था कि ये जो आदिवासी थे, ये अपने किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं पसंद करना चाहते थे। वो चाहे कोई भी प्रकार हो, चाहे इनके जमीन से संबंधित कोई मामला हो या इनके कोई रीति रिवाज का मामला हो, ये बाहरी लोगों को अपने मामले में हस्तक्षेप नहीं पसंद करते थे। दूसरा क्या था, ये स्वतंत्र प्रवृत्ति के लोग रहने वाले थे। तो होता क्या है कि इनका जो 1795 से लेकर 1860 के बीच में जो आंदोलन का चरित्र देखा जाता है, वो यही था कि वो बाहरी लोगों से अपने आप को नहीं जोड़ना चाहते थे। लेकिन 1860 से 1920 के बीच में जो इनका आंदोलन था, तो ये आंदोलन धीरे धीरे किसानों के संपर्क में आने लगे और इन्होंने किसानों को जो है समर्थन भी देना प्रारंभ कर दिया। फिर 1920 के बाद इनके चरित्र में बदलाव आता है और ये आदिवासियों में शिक्षा का प्रसार भी होता है। तो बाद में 1920 के बाद जो इनका आंदोलन है, उसमें कहीं ना कहीं गांधीवादी और राष्ट्रवादी विचारधारा देखने को मिलती है। तो हमने कहा आदिवासी आंदोलन की चर्चा हो रही है, तो थोड़ा आदिवासी आंदोलन के विषय में आपसे कुछ एक्स्ट्रा चर्चा कर दिया जाए। फिर कोल विद्रोह के बारे में आपको बता ही दिए। अब आते हैं संथाल विद्रोह के विषय में चर्चा करते हैं। संथाल विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह है, परीक्षा में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसके जो नेता थे, 4 नेता प्रसिद्ध थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। देखिए, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये चारों भाई थे। चारों भाई थे। ये भी आदिवासी विद्रोह था ही। इनका जो क्षेत्र था संथाल विद्रोह का, वो भागलपुर से राजमहल था। देखिए, ये भागलपुर से राजमहल का क्षेत्र था। ये जो भागलपुर से राजमहल का बीच की पट्टी थी, इसको दामन एक कोह के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि दामन एक कोह किस नाम से जाना जाता है, मतलब कौन कौन से जिले उसमें जुड़े थे। तो भागलपुर और राजमहलपुर का क्षेत्र हो गया। फिर वही इसमें भी देखने को मिलता है, साहूकारों अंग्रेजों के द्वारा शोषण हुआ। ये पहले क्या करते थे कि इनकी जमीनों को अंग्रेजों और साहूकारों द्वारा जो है ले लिया गया और वहाँ पे जो है नए नए कर लगाए जाने लगे। जिस जमीन पर ये स्वतंत्र रूप से खेती करते थे, बाद में क्या हुआ, उसी जमीनों पे जो है ये एक मजदूर की तरह कार्य करने लगे। तो इससे इनमें बहुत असंतोष व्याप्त हो गया और ये इन पे नए नए कर लगाए जाते थे। ये टैक्स चुकता न कर पाने के कारण साहूकारों द्वारा इनसे लगभग 50 से 500% तक ब्याज वसूला गया, जिससे इनमें बहुत ज़्यादा असंतोष व्याप्त हो गया। उसके बाद क्या होता है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुकों में विद्रोह कर देते हैं संथाल लोग। ये 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुके में विद्रोह कर देते हैं और यह विद्रोह इतना बड़ा था, इसको दबा पाना बहुत कठिन था। तो उसके बाद होता क्या है कि एक मेजर बारो अधिकारी थे अंग्रेजों की तरफ से, ये संथालों के विद्रोह को दबाने जाते हैं। बाद में संथालों ने इनकी हत्या कर दी या इनको हत्या कर दी। बाद में भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लायड ने संथाल विद्रोह को दबाया था। तो संथाल विद्रोह को किसने दबाया था? मेजर ब्राउन और मेजर जनरल लायड, इन दोनों की बहुत ज़्यादा भूमिका थी। इन्होंने संथाल विद्रोह को दबाया था। आइए अब अगले विद्रोह की चर्चा करते हैं, भील विद्रोह के विषय में चर्चा करते हैं। तो भील विद्रोह देखिए 1818 से 1831 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ होता है। भील कहाँ के रहने वाले लोग थे? तो भील वैसे भारत में बहुत जगह आदिवासी देखने को मिलते हैं। राजस्थान में भी भील दिखने को मिलते हैं। ये देखिए भारत के पश्चिमी तटों में भी भील देखने को मिलते हैं। तो यह विद्रोह बेसिकली भारत के पश्चिमी तट खानदेश
में हुआ था, ये वहीं के रहने वाले थे। इनका भी वही मूल कारण जैसे हमने आपको बताया था कि कृषि संबंधी कष्ट। ये देखिए, इनके जमीनों को सरकार ने अपने उसमें प्रभाव में ले लिया था और नई सरकारों का इनमें जो है भय बना रहता था कि पता नहीं कौन सा नया का और कानून ले आए और ज़्यादा भू राजस्व बढ़ा दें। तो इसके खिलाफ इन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था। अंग्रेजों ने ये आक्षेप लगाया था कि इस विद्रोह को जो है प्रोत्साहित करने वाले पेशवा बाजीराव द्वितीय और तथा त्र्यंबक दंगालिया जी का हाथ है इसमें, इस पे आरोप लगा था। बाद में विद्रोह 1825 ईस्वी में देखिए सेवरम के नेतृत्व में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेवरम, ये भील विद्रोह के नेता थे। अब बाद में इस विद्रोह को दबा दिया गया। अब आते हैं हम रंपा विद्रोह के विषय में चर्चा करते हैं। रंपा कौन थे? रंपा का जो क्षेत्र था वो आंध्र प्रदेश के गोदावरी के उत्तर पड़ता है। ये देखिए आंध्र प्रदेश के गोदावरी के उत्तर में पड़ता है, एक रंपा पहाड़ी क्षेत्र है। यहीं पर रंपा आदिवासियों का क्षेत्र था, ये लोग आदिवासी थे। और वही चीज मैंने अभी आपको जो थोड़ी देर पहले बताया था कि कहीं ना कहीं भू राजस्व का बढ़ना या इनके किसी पारंपरिक रीत रिवाज में हस्तक्षेप करना या नए कानूनों को, वन कानून जैसे कानूनों को लाना। तो देखिए वहां ये चरित्र देखने को मिल रहा है, साहूकारों के द्वारा शोषण, ये देखिए, और वन कानूनों के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। तो साहूकारों के द्वारा शोषण किस प्रकार से हुआ? इन पर टैक्स बहुत ज़्यादा वसूला जाता था। बाद में टैक्स चुकता न कर पाने के कारण साहूकारों से ऋण लेते थे और ऋण समय पर न दे पाने का इनकी जमीनों को साहूकारों द्वारा कब्जा कर लिया जाता था। तो ये हो गया, इसके विरुद्ध विद्रोह हुआ। बाद में 1922 से लेकर 24 ईस्वी में इसका नेतृत्व करते हैं अल्लूरी सीताराम राजू। ये आदिवासी आंदोलन तो जरूर था, लेकिन अल्लूरी सीताराम राजू ये गैर आदिवासी थे, ये आदिवासी नहीं थे। इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाद में देखिए गांधी के असहयोग आंदोलन से इसको प्रेरणा मिली। ये देखिए गांधी के इस विद्रोह में गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरणा मिली, लेकिन ये गांधी जी की हर बात को नहीं, गांधी जी की हर विचारधारा में विश्वास नहीं करते थे। इनका कहना यह था अल्लूरी सीताराम राजू का कि ये गांधी की अहिंसावादी नीतियों को तो मानते थे, लेकिन आदिवासियों के कल्याण हेतु वो हिंसा को आवश्यक समझते थे। ये देखिए हिंसा को आवश्यक समझते थे। 1924 में, ये देखिए 1924 ईस्वी में सीताराम राजू की हत्या कर दी जाती है और बाद में इस विद्रोह को कुचल दिया जाता है। तो अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा किया था कुंवर सुरेश सिंह के जो तीन उन्होंने विभाजित किया था 3 भागों में आदिवासी आंदोलन को। तो देखिए 1920 के बाद देखिए जब ये शिक्षित होते हैं आदिवासी लोग, तो कहीं ना कहीं इनमें गांधीवादी राष्ट्रवादी विचारधारा देखने को मिलती है। अब देखिए अहोम विद्रोह के विषय में चर्चा करते हैं। अहोम विद्रोह कहाँ था? ये बेसिकली आसाम में पड़ता है। अहोम लोग आसाम के थे, आसाम का क्षेत्र था। इस विद्रोह की शुरुआत 1828 ईस्वी में होता है। इसके नेता गोमधर कुंवर थे। इनका जो है ब्रिटिश सरकार से ये था विद्रोह कि जब बर्मा का युद्ध हुआ तो बर्मा का युद्ध करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इनकी ज़मीनों को जो है कुछ समय के लिए ले लिया था और ये कहा था कि बर्मा का युद्ध समाप्त होने के बाद हम आपके ज़मीन छोड़ देंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ब्रिटिशों ने बर्मा का युद्ध जीत लेने के बाद जो है इनकी ज़मीन से कब्जा नहीं छोड़ा, जिससे असंतोष व्याप्त हो जाने के कारण तो अहोमों ने विद्रोह किया था। फिर आइए नगा विद्रोह की चर्चा करते हैं। नगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह है, यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते हैं किसी भी परीक्षा में। देखिए तो कहीं ना कहीं ये सब विद्रोह 1-2 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। इनका जो नेतृत्व किए थे वो रोंगमेई जदोनांग। देखिए नगा विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे और रोंगमेई जदोनांग। यह विद्रोह भारत के उत्तर पूर्वी भाग में देखने को मिलता है। इनका जो उद्देश्य था वो क्या था कि प्राचीन धर्म को पुनर्जीवित करना, बढ़ते रीति रिवाजों को खत्म करना और सामाजिक एकता। हुआ क्या कि इन पे जो है ईसाई धर्म के प्रचार के कारण इनके परंपराओं में हस्तक्षेप किया जाने लगा, तो जिससे इनको जो है काफ़ी मतलब नागवार गुजरी ये चीज़ें। दूसरा ये क्या करते थे, अपने प्राचीन धर्म को पुनर्जीवित करना चाहते थे और सामाजिक एकता स्थापित करना चाहते थे। तो इनका उद्देश्य ये था
29 अगस्त 1931 को जदोनांग को फांसी दे दी जाती है। देखिए, जदोनांग को फांसी दे दी जाती है। बाद में इस आंदोलन का जो नेतृत्व करती हैं वो 17 वर्षीय नागा महिला गैडिन लियू करती हैं। ये मणिपुर की थी। 17 वर्षीय नागा महिला गैडी नलियू करती है। देखिए, गैडी नलियू ये करती, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में इन्होंने अपने इस आंदोलन को गांधी के सबने अवज्ञा आंदोलन से जोड़ा। सबने अवज्ञा आंदोलन से जोड़ने का आशय हुआ कि कष्टकारी करों को न दिया जाए, जो पीड़ित कर लगाए गए थे उसको न दिया जाए, और कानूनों की अवज्ञा किए जाए, मतलब कानूनों को न माना जाए, ब्रिटिश कानूनों को न माना जाए। बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो पूछे जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने रानी गैडिनलियू को रानी की उपाधि दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है जरूर ध्यान से सुनिएगा। फिर आइए कुछ और विद्रोह की चर्चा कर देते हैं। एक दो विद्रोह और हैं, जैसे मुंडा विद्रोह की चर्चा कर दे, बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह है। मुंडा विद्रोह के विषय में हम आपको बता दें कि इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 1899 से लेकर 1900 के बीच में मुंडा विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। इसका नेतृत्व जो है बिरसा मुंडा ने किया था। इनमें क्या था कि मुंडाओं में सामूहिक खेती का प्रचलन था, तो इनकी सामूहिक खेती को जमींदारों, ठेकेदारों और सूदखोरों ने, तो वही चीज जो मैंने बताया कि इनकी जमीनों को अपने प्रभाव में ले लिया। बाद में टैक्स बढ़ते भू राजस्व को चुका न पाने के कारण ये साहूकारों वगैरह से ऋण लेते थे। बाद में क्या होता था, इनकी जमीनों को कब्जा कर लिया जाता था। मुंडा लोग क्या करते थे, बाहरी लोगों को दिकू के नाम से पुकारते थे। मुंडा लोग बाहरी लोगों को दिकू के नाम से पुकारते थे। तो ये जमींदार, ठेकेदारों और साहूकारों को दिकू कहते थे। तो ये दिकू लोगों के हस्तक्षेप को ये स्वीकार नहीं करना पसंद करते थे। बाद में जो सामूहिक खेती थी, इस सामूहिक खेती को स्वतंत्र कराने के लिए ये लोग 30 वर्षों से लगातार संघर्ष करते रहे। इस सामूहिक खेती को खूंट कट्टी भी कहते हैं, खूंट कुट्टी। इस सामूहिक खेती को इनकी एक पारंपरिक खेती थी जिसको खूंट कुटी भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में 1895 ईस्वी में बिरसा ने इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा किए थे। बाद में 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। क्योंकि ये विद्रोह, देखिए जितने भी आदिवासी विद्रोह हुए हैं, इन विद्रोह में कहीं ना कहीं मसीही भावना को देखने को मिलता है। तो ये क्या करते हैं, इनके अंदर एक चरित्र होता है। तो उसी प्रकार बिरसा मुंडा ने क्या किया, अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। तो इस भगवान का दूत घोषित करने के पीछे उद्देश्य यही था कि जितने भी इनके मुंडा विद्रोह के मुंडा लोग थे वो इनके नेतृत्व में, मतलब इनके नेतृत्व के अधीन आ जाए। इस प्रकार से इन्होंने एक विशाल जनसभा एकत्रित कर ली थी। मुंडा विद्रोह को उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। उलगुलान का मतलब होता है महान हलचल। तो पूछा जाता है परीक्षा में कि महान उलगुलान या उलगुलान किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है, तो मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह को उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद जो है बिरसा मुंडा को जगत पिता या धरती बाबा की भी कहा जाता था, एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। इन्होंने कहा था, बिरसा मुंडा ने अपने, मतलब जो इनके सहयोगी लोग थे, जो इनके मतलब आदिवासी थे मुंडा के, उन्होंने कहा था कि दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी कि जैसे लाल झंडा। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, परीक्षा में इसे पूछा जा सकता है। और कहा जाता है कि किस विद्रोह से संबंधित है ये मुंडा विद्रोह से संबंधित है। बाद में क्या होता है कि 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर, एक झारखंड में जंगल पड़ता है, चक्रधरपुर एक स्थान पड़ता है जहां जामकोई का जंगल पड़ता है। वहां पर रात को सोते समय इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 3 जून 1900 को इनकी जेल में मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से मुंडा विद्रोह भी समाप्त हुआ। अब एक विद्रोह और है, हो विद्रोह। हो विद्रोह जो है वो 1820 से लगभग 1821 ईस्वी के बीच में प्रारंभ होता है। ये बिहार के संथाल परगना में ये विद्रोह होता है। लेकिन संथाल परगना उस समय बिहार में था, लेकिन आज संथाल परगना जो है वो झारखंड में पड़ता है। तो इस प्रकार हो विद्रोह भी समाप्त हो गया। तो आज हमने आपसे जो है जो जितने भी विद्रोह के विषय में चर्चा की है, प्रश्न ज्यादातर यहीं से बनते हैं। इनको आप लोग बार बार देखिएगा, यहाँ से जरूर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट
रूप में प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, कल हम नया टॉपिक चालू करेंगे, भारत में शिक्षा का विकास। धन्यवाद।